अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द वेरी लास्ट थिंग। अब कल क्योंकि आपने डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी, तो अब हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यू ऑलरेडी अंडरस्टूड द स्टेप्स। बेसिकली हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे होंगे अपनी प्रोसेस, ठीक है नी। रिवर्स इंजीनियर का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि हमने कल पूरी डेरिवेशन सीखी ना इसकी, आई टी ओवर जेड एफ की, ठीक है नी। अब अगर मैं आपको बोलूं यार मुझे फैराडेज कांस्टेंट निकाल के दे दो, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कैलकुलेट द वैल्यू फॉर फैराडेज कांस्टेंट, कैसे करोगे? एन ढूंढोगे, आई ढूंढोगे, टी ढूंढोगे, जेड ढूंढोगे, एफ निकाल लोगे, है ना? यही होगा ना? तो एफ निकल आएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको बोलूं भाई एफ से मुझे एवोगाड्रोस कांस्टेंट निकाल के दे दो, तो अब हम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हम नोटोरियस अपनी जो करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, राइटिंग में हमें शायद बहुत देर लग जाए। आई फील लाइक बच्चों को चीजें क्लियर हैं, या चलो हम डिस्कशन करते रहते, जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अच्छा, what you usually do, जरूरी नहीं है आप हमेशा यही करो, लेकिन दिस इज द मोर नोटोरियस एग्जांपल इन योर कोर्स, ठीक है। सो लेट्स इलेक्ट्रोलाइजिंग तो नहीं होगा, दिस विल मोर बेटर बी कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बट इट इज सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलाइजिंग CuSO4 विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब क्या है? अब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या आ जाती है? सबसे पहले आपके पास बात आ जाती है कि अब कुछ आपके पास कहानियां डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स डिस्कस। भाई कैथोड पे क्या चीज जाएगी? विच थिंग इज गोइंग टू गो एट द कैथोड? H+ या Cu? दीज आर नॉट इनर्ट नाउ। हमने डिस्कस किया था क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे, Cu2+ के साथ ही वो कोशिश करेंगे भाई उनके साथ स्टैब्लिश कर ले। तो कैथोड पे हमारे पास कौन सा होगा? दी Cu2+ ही आर गोइंग टू गो। और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे रिडक्शन होती है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो Cu2+ plus 2E- and that is going to form us Cu solid, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या? तो अब इसमें हाइड्रोजन हम कंसिडर भी नहीं करेंगे, राइट? ऑल्दो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव, लेकिन हम हाइड्रोजन को कंसिडर भी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं एनोड पे, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन एट द एनोड? कौन सी चीज जाएगी एनोड पे? सल्फेट या OH- या कोई और चीज? और टू? हम्म क्या जाना चाहिए? वेरी गुड मोर्तुजा। Okay. Over here, you need to understand something. And that something is when, yes, this is O levels knowledge. When you're using copper के electrodes, तो क्या होगा? कॉपर ही जा रहा होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। क्या बोला मैंने? कैथोड पे भी कॉपर ही है, एनोड पे भी कॉपर ही है, क्योंकि अब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्योंकि आपने कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं, तो अब हर जगह क्या हो रहा होगा? कॉपर ही खुद ही कर रहा होगा अपना काम। वो खुद ब खुद सारी चीजें करेंगे। ये क्या है? याद है जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते थे और सोल्यूशन, तो क्या होता था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती थी। कैथोड डिसॉल्व, सॉरी, एनोड डिसॉल्व करता जाता था, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता था, राइट? सो एट द एनोड व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग इज दिस Cu सॉलिड। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Cu solid is losing electrons becoming Cu2+ aqueous plus 2E-, ठीक है। तो अब आई एम नॉट गोइंग टू डू मोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एग्जांपल्स, क्योंकि हमारी कोर्स का टारगेट नहीं है। वी नीड टू नो अबाउट कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। जब भी आप कॉपर सल्फेट को कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, यस दैट इज द होल रीजन, क्योंकि वरना दोनों जगह इक्विलिब्रियम इसी का होगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दैट, ठीक है नी। जब भी उन सॉल्यूशंस को भी सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट कर देते हैं, दोनों को मिलाते नहीं थे, वरना क्या होगा? वही चीज जा रही है तीसरे से भी। दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डू, ठीक है। अच्छा, तो कैथोड समझ नहीं आया? समझा रहा हूं, ठीक है। जब भी आप इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी रिएक्टिव स्पीशीज के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों जगह कॉपर ही जाएगा। कैथोड पे भी कॉपर, एनोड पे भी कॉपर। एनोड पे कॉपर जा नहीं रहा, लेकिन रिएक्शन समझ लो, कैथोड पे भी कॉपर का ही हो रहा होगा, एनोड पे भी कॉपर का ही हो रहा है। दोनों जगह क्या हो रहा है? दोनों जगह कैथोड में भी एनोड पे कॉपर ही काम कर रहा है, बिकॉज आपने अब
रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लिया जो खुद भी रिएक्शन करना चाहता है, कि वो खुद भी कहता है भाई मैं भी रिएक्शन का पार्ट करूंगा। इनर्ट वाले कहते हैं हम रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है जी। रिएक्टिव वाले फॉर एग्जांपल कॉपर, वो कहता है मैं खुद ही कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो Cu2 प्लस एक्वियस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Cu सॉलिड बन जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये भी कॉपर का है तो कॉपर ही होगा। कॉपर कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, जब अपनी सॉलिड स्टेट से ये बन रहा होगा Cu2 प्लस प्लस 2E माइनस, ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि यहां पे एनोड डिसॉल्व कर रहा है सॉल्यूशन में, वो सॉलिड कम होता जा रहा है इधर। सो बेसिकली एनोड इज डिसॉल्विंग, वो इट्स लूजिंग मास, लूजिंग मास, राइट। और इधर कैथोड इज गेनिंग मास, कैथोड इज गेनिंग मास। और ये क्या चीज थी, याद करो ओ लेवल में पढ़ी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोड से उठा के कैथोड पे डिपॉजिट करवा रहे हो, वही चीज याद है। कॉपर को प्योरीफाई इस तरह किए करते थे, इम्प्योर सैंपल ऑफ एनोड कॉपर एनोड में डाला करते थे, फिर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा करते थे, प्योर सैंपल में बड़ा 99.9% हमारे पास प्योर कॉपर निकलता था। तो ये वो चीज है, ठीक है। हमें ऑब्वियसली उतनी डिटेल में वापस नहीं जाना, ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड जब हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं CuSO4 विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, सो कैथोड पे भी वही, एनोड पे भी वही, दोनों जगह वही सेम स्पीशीज जाएगी, ठीक है। कैथोड पे जैसे रिडक्शन होती है तो रिडक्शन करने की कहानी आपने, एनोड पे जैसे ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे वही, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनीथिंग दैट इज अनक्लियर टू यू, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। नोप, एनीबॉडी इज हैविंग कंफ्यूजन्स, क्लियर है, पक्की बात है। एक और एग्जांपल दूं, कर लोगे। अगर मैं क्या करूं, मैं कॉपर सल्फेट को नहीं करूं, मैं क्या करूं, इलेक्ट्रोलाइजिंग AgNO3 aqueous with silver electrodes. Can you tell me the cathode and anode equation for this? मैं सर नेक्स्ट क्लास कब है? अभी रुक जाओ बस, मुझे 5 मिनट है तो मैं भेज रहा हूँ, तो ये लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, देन वील एंड क्लास। सो AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा? हाँ जी। नहीं रानी, अभी समझा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इट्स नॉट इनर्ट। तो कौन सी चीज जाएगी दोनों जगह, कौन सी चीज रिएक्ट करेगी दोनों जगह? यस। सो वंस अगेन इसमें भी दोनों जगह सिल्वर ही होगा, एट बोथ ऑफ द प्लेसेस इज गोइंग टू बी सिल्वर। कैथोड हमेशा रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो Ag प्लस इस पे क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे और क्या बन जाएंगे, Ag सॉलिड बन जाएंगे। और एनोड पे क्या होगा, वही Ag सॉलिड डिसॉल्व करता जाएगा और सॉल्यूशन में मिलता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस इज फॉर्मिंग Ag प्लस प्लस E माइनस, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सो जब भी आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हो तो दोनों एंड्स पे वही चीज रिएक्ट कर रही होती है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, आप वो सॉलिड डिसॉल्व करना शुरू कर दोगे। कैथोड पे रिडक्शन होती है, आप वही आयंस को इलेक्ट्रॉन्स देके वहां पे डिपॉजिट करना शुरू कर दोगे। इन बोथ ऑफ दीज केस सिनेरियोज यही हो रहा है, द कैथोड इज गेनिंग मास एंड द एनोड इज लूजिंग मास, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को अगर ये कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे अभी बता दे। अच्छा, फाइंडिंग एवोगाड्रोस कांस्टेंट और फैराडेज कांस्टेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, इस पे हमारी कोई खास डिस्कशन हुई नहीं थी, एवोगाड्रोस कांस्टेंट और फैराडेज कांस्टेंट कहां से निकल रहा है, लेकिन हमने जो है वो एक इलेक्ट्रोलिसिस का आइडिया ले रहा था। अगर आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो तो फिर उस केस में आपके पास क्या हो रहा होगा, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड कि भाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में ये होता है कि आपके पास जो है वो वही चीज रिड्यूस भी हो रही थी, ऑक्सीडाइज भी हो रही थी, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे वो खुद ही टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। लेट मी ओपन द PDF एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आई एम राइटिंग विद रिगार्ड्स टू दी कॉपर वाली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सिल्वर वाली के भी वही सेम होगा। एंड इनफैक्ट अगर आप ऐसे नहीं भी करो एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस ही कर लो सिंपली, तो वैसे भी
वो ही होगा तरीका. We'll just see what are the certain spin-off versions that can happen. ठीक है. अच्छा, what we can do, अच्छा basically देखो, what I'm trying to find out is first I'm going to try and find out Faraday's constant. ठीक है. We already know that Faraday's constant, उसका जो फॉर्म, वो कहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो जो एक फॉर्मूला जो हमने क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोसिस में पढ़ा था, दैट वाज n इक्वल्स टू IT ओवर ZF. ठीक है. n अगर हमें पता चल जाए, I अगर हमें पता चल जाए, टाइम अगर हमें पता चल जाए और Z पता चल जाए, तो वी कैन बस बेसिकली कंप्यूट F. ठीक है. अब कांस्टेंट है F, अगर हम F निकालना चाह रहे हैं, सो वी नीड टू नो ऑल ऑफ द अदर फोर थिंग्स. ठीक है. तो अब जो मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग दैट विद रिगार्ड्स टू जो भी जो है वो हमारी होगा. ठीक है. अगर आप ये वाला तरीका कर रहे हो, यानी यूर डूइंग इट विद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो क्या हो रहा है, वी सॉ दैट द कैथोड विल गेन मास एंड द एनोड विल लूज मास. तो आपके पास जो है वो इस तरीके के थ्रू यू हैव द फर्स्ट स्टेप कैन बी आइदर मेजर मास गेन्ड बाय कैथोड, या फिर यू कैन ऑल्सो मेजर द मास लॉस्ट बाय एनोड. बोथ ऑफ द तरीके आर वैलिड. अगर आप गेन निकाल लो या आप लॉस निकाल लो, ऑब्वियसली वहां से जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पे गेन होगा. तो बात वही है, जो डिफरेंस इन मास आएगा इन बोथ केसेस, दैट विल बी द सेम थिंग. ठीक है. आपने मास निकाल लिया, इसके थ्रू आप क्या कर लोगे, यू कैन वर्क आउट दी मोल्स, राइट. सो फाइंड आउट मोल्स यूजिंग n equals to mass upon MR AR whatever. ठीक है. तो इस तरीके से हम मोल्स निकाल सकते हैं. हमें मोल्स पर गए. नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए. सो फाइंड आउट करंट. करंट किस टूल से निकलता है, विच टूल डू वी यूज टू वर्क आउट द करंट, वाया एन एमीटर. सो यू शैल बी यूजिंग एन एमीटर. सो आप एक एमीटर लगा लेना सर्किट में, आपको जो है वो करंट मिल जाएगा, करंट की रीडिंग मिल जाएगी, एवरेज करंट जो भी है वो आप ले लोगे. और लास्टली टाइम the experiment with a stopwatch. ठीक है. so you will time the experiment with a stopwatch. तो इस तरीके से हमने सारी चीजें निकाल दी. Z ऑब्वियसली, Z हमें कहां से मिलेगा, Z ऑब्वियसली हमारी इक्वेशन में, जो भी हमारी इक्वेशन हो रही है, अगर ये वाली है तो Z जो है वो 2 है, अगर ये वाली है तो Z जो है वो 1 है, और अगर इसके अलावा है तो ऑल यू रियली नीड टू डू इज यू हैव टू सी व्हाट इज द इक्वेशन एंड देन उस हिसाब से आप Z पिकअप कर लोगे. ठीक है. तो Z can be worked out through calculation. Sorry, Z can be worked out from equation. That उसमें तो और कोई rocket science नहीं है, हम हमेशा से Z workout ही करते आ रहे हैं. Z can be worked out from equation. Then finally अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे F निकाल के दे दो, so you can find out F. कैसे, by just doing algebra in this same formula. So IT over ZF था, आप F को सब्जेक्ट बना दोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी IT over ZN. ठीक है. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिटी जो है वो क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीका है, इसमें और कुछ भी नहीं, इसमें कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है. एंड देन लास्टली, अब अगर मैं आपको बोलूं फैराडेज कांस्टेंट के थ्रू अब मुझे एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी निकाल दो. अच्छा, सो फाइंड एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ठीक है. और एवोगाड्रोस कांस्टेंट जो एग्जामिनर रेफर करेगा, ही विल रेफर टू इट एज एल. एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या था वैसे, डू यू रिमेंबर व्हाट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट? 6.02 into 10 power 23. 1 mole occupies, या 1 mole has 6.02 into 10 to the power 23 particles. So अगर आपको एवोगाड्रोस कांस्टेंट निकालना हो तो ये तो बहुत ही सिंपल है. क्यों? बिकॉज वी नो व्हाट इज F. F जो है वो है 9.65 into 10 to the power 4 coulombs per mole. हमने डिस्कस किया था, F हमें ये बता रहा है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना चार्ज लेके कैरी कर रहा है. सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीज दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज. तो अगर मैं जो हूं F निकालना चाहूं थ्रू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, वो कैसे किया जा सकता है,
F will equals to L into E. L क्या है? Avogadro's constant, which is the 6.02 into 10 to the power 23 particles, right? So this is the same Avogadro's constant. या बल्कि इसको इधर लिख लेते हैं, this is 6.02 into 10 to the power 23. ये ध्यान में रखो, F क्या था? It was कूलम पर मोल, ठीक है, यानी वो ये है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी कर रहा है, राइट? सो अब अगर मैं इसको फर्दर तोड़ के देखना चाहूं, सो बेसिकली F can be worked out by these two quantities, L the Avogadro's constant into the elementary charge. ये क्या है? ये है elementary charge. फिजिक्स के बच्चे जो है वो इससे काफी फेमिलियर होंगे. This elementary charge has the value E equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ये क्या वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. दिस इज द वैल्यू, दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो अगर आपको ये ढूंढना है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज रखता है, एक मोल क्या है? एवोगाड्रो कहता है 6.02 × 1023 इलेक्ट्रॉन्स है. सो 6.02 × 1023 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो बाय द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट द कंप्लीट चार्ज ऑफ वन मोल. सो ये फॉर्मूला हमारे पास यहां से आया, F equals to L into E. द मोल 6.02 × 1023, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1.6 × 1016. जब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मोल का आपके पास चार्ज आ जाएगा, विच इज बेसिकली द फैराडेज कांस्टेंट. वन मोल का चार्ज, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी कर रहा है. कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? अब जो मैंने आपको जो है वो पुरानी जो है मैंने आपके साथ जो रिवर्स मैंने आपके साथ जो सारी वो डेरिवेशन करी थी उस दिन, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्योंकि वहां पे इसका रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा होगा. यू विल बेसिकली रिवर्स इंजीनियर इट इन सम सेंस. कुछ क्वेश्चन देखोगे आपको रिवर्स इंजीनियर करना होगा. सो ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड दिस. अभी क्वेश्चन भी देख लेते हैं. सो इट्स क्वाइट इजी, इसमें कुछ मुश्किल कहानी नहीं है. सो ये बस हमारी जो है वो ये लास्ट चीज रह गई थी विच वी वांटेड टू कवर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं. द apparatus shows a cell which can be used to determine a value for the Avogadro's constant L. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स है, सही है जी, और वेरिएबल रजिस्टर है, पावर सप्लाई है, X है, नेम कंपोनेंट X. व्हाट डू यू थिंक दिस X इज? So this X is in series with the circuit. This must be being used to measure the current of the circuit. ये सीरीज में है. अगर आपके पास कोई ऐसी चीज लगी हुई होती जो पैरेलल में होती, then that would have been the voltmeter. This is not a voltmeter. ज्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस में जो है वो हम क्या देखेंगे? हम एमीटर्स को ही इस्तेमाल. सो नेम कंपोनेंट X, that is ammeter. सही है. Suggest a suitable electrolyte Y. So what do you think? What electrolyte Y should I use given we have silver electrodes? अच्छा देखो, your electrolyte should be one that has silver, क्योंकि silver electrodes हैं अगर, so you're wanting to make the anode lose mass, you're wanting to make the cathode gain mass, ठीक है. तो definitely इस electrolyte में silver तो होना चाहिए, right? Then you need to choose a silver की salt. You need to choose a silver की salt that is soluble, ठीक है. AgCl unfortunately is insoluble. याद है white precipitate of AgCl, this is insoluble. ये precipitate out हो जाती है, this is insoluble. So आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे. Instead you're going to try and choose a soluble salt. उसके लिए क्या हैक थी? जब भी आपको एक कैटायन की सॉल्ट बनानी हो जो सोल्यूबल हो, you use nitrates. Yes, so written over here. हमने कहाँ डिस्कस किया था? कहाँ गया वो पेज? ये. So you're going to do the hack, you're going to pick up a nitrate. So all nitrates are soluble. जब आपका कैटायन फिक्स हो तो उसकी नाइट्रेट सॉल्ट बना दो. जब आपका एनायन फिक्स हो तो उसका पोटेशियम, सोडियम या अमोनियम सॉल्ट बना दो. दिस इज द हैक अराउंड दिस थिंग, ठीक है. यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये बात. लेट्स राइट दिस डाउन ओवर हियर. When cation is fixed, nitrate salts are always soluble. फिक्स्ड का मतलब कि ये एग्जामिनर बोला मुझे ये चाहिए, ठीक है. और अगर कैटायन फिक्स्ड नहीं है, एनायन फिक्स्ड है, so you can choose सोडियम, पोटेशियम या फिर अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है.
When an ion is fixed, you can either make a salt with sodium, potassium या NH4 plus are always salts are always soluble. ठीक है, सो ये आसान, ये याद कर लोगे, देन यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मुझे जो है वो कौन सी सॉल्ट लिखनी है. यू डोंट इवन नीड टू थिंक ट्वाइस. नाइट्रेट सारे सोल्यूबल है, जिंक आ जाए, पैलेडियम आ जाए, गोल्ड आ जाए, जो भी आ जाए उसकी नाइट्रेट सॉल्ट बना दो. और एनायन के लिए फॉर एग्जांपल सल्फेट आ गया, कार्बोनेट आ गया, जो भी आ गया, आप सोडियम पोटेशियम या NH4 प्लस के साथ कर दो उसका. ठीक है जी, ऑब्वियसली सोडियम वुड बी इजियर, एक ही चीज को याद रख लोगे. सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सो आई एम गोइंग टू राइट AgNO3. ठीक है, Ag पे प्लस चार्ज, NO3 पे माइनस चार्ज, सो देयरफॉर AgNO3. एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? ठीक है, ये चीज याद कर लो, दिस विल ऑलवेज हेल्प यू. इन एन एक्सपेरिमेंट अ करंट ऑफ 0.2 amperes was passed through a cell for 40 minutes. The mass of the silver cathode increased by 0.5 grams. ठीक है, the charge on the electron is minus 1.60 into 10 power minus 19. Calculate the number of moles of silver deposited on the cathode. तो कैसे निकालेंगे number of moles of silver deposited on the cathode? Yes, so you're going to use moles equals to mass upon mR AR. So mass divided by mR slash AR, whatever that is. हमें पता है मास क्या है, इतना डिपॉजिट हुआ, so 0.500. और सिल्वर का AR, you can read that off from the data booklet. I'm writing this from the periodic table, 107.9. What's the mass working out to be? Sorry, what's the moles working out to be? 4.63 into 10 to the power minus 3. ठीक है, and I'm giving my answer to 3 significant t because this is 3 significant, और periodic table में भी that is infinite significance, so 3 significant मैंने आंसर राउंड ऑफ कर दिया. ठीक है, नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्ज पास्ड, तो कितना कूलम्स ऑफ चार्ज पास किया गया है? हाउ डू वी वर्क आउट दिस? हाउ मच चार्ज वाज पास्ड? Q equals to IT, right? So we've learned these things. Q equals to IT, right? And then you can do your calculation. I क्या है? 0.2. And your time क्या था? 40 मिनट है. So 40 into 60 to convert it into seconds. I think आंसर हमें 480 कूलम्स, yes 480 कूलम्स दिया गया है. ठीक है, 4800 for 80 है. अच्छा, then number of electrons passed. How can I work out कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं इस दौरान? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो कूलम्स आए ये कहां से आए होंगे? दे मस्ट हैव कम अबाउट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, राइट? आई नो, व्हाट डू आई नो? आई नो, नहीं, आई नो दैट वन इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्स का चार्ज. ऐसा ही है, वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6. अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इतना कूलम होता, राइट? अगर 480 कूलम गए हैं तो फिर कितना चार्ज होगा? सो वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव पास्ड थ्रू. सो लेट्स डू यूनिटरी मेथड. ठीक है, सो वी कैन डू यूनिटरी मेथड एंड वर्क आउट व्हाटएवर दिस x इज. सो ये आ रहा है हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 power minus 19. क्या सबको ये बात समझ में आई? You know the charge is being carried by the electrons. इतना चार्ज कहां से आया? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आया होगा. सो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे पता है एक का इतना होता है, आई वर्कड आउट कि x इतने कैरी कर रहे होंगे, तो हमने x निकाल लिया कि वो कितना है. कर सकते हो, बट द थिंग इज यू ट्राइंग टू वर्क आउट दैट f it over zf. नहीं, वो z वो नहीं होगा. That z is not this, that z is not this, that z is not this. ठीक है, वो z ये नहीं है. It's not number of electrons passed. It was number of electrons gained या deposited या charge on the ion and so on and so forth. उसको इस तरह से होता. The number of electrons that were transferred per reaction over here. Number of electrons that were transferred per reaction. यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है number of electrons that passed. ठीक है, that passed the whole circuit. ये अलग है. ठीक है, वो अलग है बात. सही है.
अच्छा ये दिया जा रहा है, बच्चों ने आंसर दिया है इसका 3 इंटू 10⁻21, ठीक है, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट कर लेते हैं, सो 3.00 इंटू 10⁻21। ऑल्टरनेट तरीका क्या है, फिजिक्स के बच्चों को ये वैसे भी आना चाहिए था, फिजिक्स के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज विल ऑलवेज बी ब्रॉट अबाउट सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज इन फिजिक्स, लेकिन केमिस्ट्री के बच्चे भी समझ सकते हैं, हमने बेसिकली यही कहानी की है। ये क्यू आया कहां से, बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो बेसिकली आप ये भी कर सकते थे, आई नो दैट दिस इज 480, I want to work out what this n is. I know that the charge on one electron is 1.6 into 10⁻19. आप सीधा सीधा 480 को उससे डिवाइड कर देते, n भी आ जाता, ठीक है। सो you should know that charge is always brought about by electrons. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है असल में जो वो चार्ज ब्रिंग अबाउट कर रहा है, सो q equals to ne. Any problems with the third step, the third part? अच्छा, then number of electrons needed to deposit 1 mole of silver at the cathode. How many electrons would be needed to deposit 1 mole of silver at the cathode? Now, look, once again, this number of electrons is not of the जो उस रिएक्शन में ट्रांसफर हुए, वो बोला जाएगा नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन की बात नहीं हो, ये वो पूरे सर्किट की ही बात हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे इन द होल सर्किट for depositing 1 mole of silver. Don't think about it in terms of the reaction. वो रिएक्शन की बात नहीं हो रही अभी, ये अभी इसी की ही बात चल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे सर्किट में से जाने के लिए to make 1 mole of silver at the cathode. Unitary method. Yes, very good. So we know that 3.00 into 10 to the power 21 electrons, ठीक है, वो किस बात के लिए रिक्वायर्ड थे, to deposit this much moles of silver, right? You required these many electrons to deposit this much moles of silver. And I'm wanting to work out एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक मोल ऑफ सिल्वर के लिए हमें कितने x इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। Once again, you can do unitary method and you can land on your answer. X is going to be, x ऊपर मतलब ये ऊपर हुआ, so this will be 3 into 10 to the power 21 divided by 4.63 into 10 to the power minus 3. किसी को इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन, any issues over here? So this works out to be 6.48 into 10 to the power 23. Now you see that this is actually quite close to your Avogadro's constant. ठीक है, this is actually quite close to your Avogadro's. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ज़बान बहुत स्लिप हो रही है अभी। Okay, let's go over there. Here, an aqueous solution of copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes. A current of 1.5 amperes is passed for 3 hours. 5.09 grams of copper is deposited on the cathode. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी। The charge on one electron is this much. The relative atomic mass of copper is this much. Use the data to calculate an experimentally determined value for the Avogadro constant. Give your answer to 3 significant figures. 5 मार्क का क्वेश्चन है। I want everyone to attempt खुद से and then give me क्या आ रही है आपकी Avogadro's constant की value, looking at all of these data that has been given to you already. Yes, मुर्तजा, definitely. ठीक है, सबसे पहले आप f निकालोगे सब, you have to work out f. f दिया हुआ नहीं है ये क्वेश्चन में, ये नहीं हो आप f जो है वो लेके बैठ गए आपने f के साथ, नहीं, f आप निकालोगे, f के थ्रू पर आप f इक्वल्स टू एल ई के थ्रू आप l निकालो, ठीक है। इसकी वर्किंग पूरी ये हो जो मैंने अभी लास्ट पेज पे सारी डिस्कशन करी ना कैसे निकालना है, तो वो क्वेश्चन अब पूरा 5 मार्क के लिए आपको एक ही पार्ट में करना है। सो तरीका क्या था, वही मोल्स निकाला आपने सबसे पहले, 5.09 डिवाइड बाय 63.5, आपका जो भी आंसर है आपने डेसिमल निकालो, मैंने एग्जैक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो आई वर्कड आउट दिस, फिर मैंने IT ओवर ZF लिया, आई नो कॉपर वाले के लिए 2 है, सो I 1.5 टाइम 3 into 60 into 60, Z is 2, F मैंने निकाल लिया, F आया 1.01 into 10 power 5, ठीक है। Then I plug it in over here, 1.01 into 5 equals to L into the elementary charge, elementary charge तो डिवाइड कर दिया, मेरे पास मेरा Avogadro's constant आ गया, and happily, very good, you guys worked it out brilliantly correct. अच्छा, explain why magnesium metal cannot be obtained by the electrolysis of dilute aqueous magnesium sulfate.
your answer should include data from the data booklet. So I am giving you the data from the data booklet. Give me the answer to this. Why can't magnesium be obtained by the electrolysis of dilute aqueous magnesium sulfate? ठीक है जी. सो यस, जो हमने एग्जैक्ट कल क्रोमियम के बारे में डिस्कशन करी थी, वैसे ही आज ये दोबारा से सवाल आ गया. हमने कल डिस्कस किया था भाई क्रोमियम क्यों नहीं ऑब्टेन किया जा सकता बाय क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्रोमियम एक्वियस. ठीक है जी. सो मैग्नीशियम की अगर इक्वेशन देखते हो तो दैट्स -2.38. दिस इज शोइंग यू दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो दैट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्यूशन, इसीलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी. ऐसे लिख दो, या फिर ये लिख दो कि मैग्नीशियम is magnesium has a negative E, hydrogen has a more positive E, so therefore it is much more easier to reduce the hydrogen ions, therefore they are liberated at the cathode as hydrogen gas. कोई confusion इसमें? Any problems, any issues?